दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के बारे में। तो मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि मैंने अनअकैडमी पे बर्निंग इश्यूज़ करके एक कोर्स जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने डाले थे। लेकिन अभी जो है अनअकैडमी कुछ नॉर्म्स आए हैं जिसके तहत उन्होंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स पब्लिश करने बंद कर दिए एंड डिसाइड कि लाइव लेक्चर्स लो, बट ड्यू टू सम अनवेटेबल सर्कमस्टेंसेस मैं अभी लाइव लेक्चर्स नहीं कर सकती हूँ। तो इसीलिए जो बाकी के वीडियोज़ है फ्रॉम द बर्निंग इश्यूज़ रिलेटेड कोर्स वो अब मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगी। तो आप लोगों को अगर इससे पहले वाले कोर्सेज पहले वाले लेसन एक्सेस करने तो आप लोग मुझे अनअकैडमी पे देख सकते हो और फॉलो कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक से, जो कि बर्निंग इश्यूज से रिलेटेड है, जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो दैट इज़ फॉरेन ट्रिब्यूनल्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों था। ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि गुवाहाटी हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट्स ने जो फॉरेन ट्रिब्यूनल है उसको फोकस में लाया है, उसमें जो कुछ इश्यूज़ है उसको फोकस में लाया है। फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के रिलेटेड प्रेजेंट इश्यूज़ क्या है, किस तरह के इश्यूज़ जो जिनको कन्विक्ट किया गया है वो किस तरह के इश्यूज़ का सम्मुखीन हो रहे हैं, क्या कंपोजिशन है फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के, कौन से एक्ट के तहत फॉरेन ट्रिब्यूनल्स आए थे, वो सब कुछ आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं कि फॉरेन ट्रिब्यूनल्स का जन्म आखिर कहाँ से हुआ था। 1964 में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट फॉरेन ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर जो है वो लेके आई थी। अब हम बात करते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है। Advocate not below the age of 35 years of age with at least 7 years of practice, or retired judicial officers from the Assam Judicial Service, or retired IAS और ACS officers। सबसे पहला कि एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, 35 years of age, और उसको 7 years ऑफ प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब 7 साल का उस एडवोकेट को एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो रिटायर्ड जजेस है या तो वो रिटायर्ड जज होने चाहिए फ्रॉम असम जुडिशियल सर्विस, और रिटायर्ड आईएएस और एसीएस ऑफिसर। एसीएस मतलब जो स्टेट सिविल सर्विस, असम सिविल सर्विस है उसको क्लियर करके जो एसीएस ऑफिसर्स होते, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी, हैविंग एक्सपीरियंस इन क्वासी जुडिशियल वर्क्स। ये जो फॉरेन ट्रिब्यूनल है ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, तो इसीलिए इसके कंपोजिशन वाले जो मेंबर्स होंगे दे हैव टू बी एक्सपीरियंस इन क्वासी जुडिशियल मैटर्स और क्वासी जुडिशियल वर्क्स। तो दिस आर द कंपोजिशन, या तो एसीएस ऑफिसर्स होने चाहिए मतलब रिटायर्ड, या तो आईएएस ऑफिसर होने चाहिए, या फिर रिटायर्ड मतलब एडवोकेट होने चाहिए विथ 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, और रिटायर्ड जज होने चाहिए। Now we are going to see who can set up these tribunals. The Ministry of Home Affairs has amended the Foreign Tribunals Order 1964. ये जो Foreign Tribunals था ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है फॉरेन ट्रिब्यूनल्स, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ही कुछ अमेंडमेंट लाया है ऑफ द जो प्रीवियस ऑर्डर था, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर 1964 में जो ऑर्डर लाया था। तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस ऑर्डर में कुछ अमेंडमेंट लाया है। It has empowered district magistrate DM in all states and union territories to set up tribunals, quasi-judicial bodies, to decide whether a person staying illegally in India is a foreigner or not. आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के लक्ष्मीकांत के चैप्टर में जो सिटीजनशिप वाला चैप्टर था या फिर जो फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर है उसमें पता ही है कि व्हाट आर द राइट्स विच आर अवेलेबल टू द सिटीजन्स एंड व्हाट आर द राइट्स विच आर नॉट अवेलेबल टू द सिटीजन्स। तो इसीलिए अगर कोई बंदा फॉरेनर डिक्लेयर किया जाता है, सिटीजन डिक्लेयर नहीं किया जाता है, तो दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सर्टेन राइट्स। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इन्होंने अमेंडमेंट लाया है और बोला है कि जो एक जगह का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो आज या कल आप लोग भी बनने वाले हो आफ्टर क्लियरिंग द यूपीएससी एग्ज़ाम, तो
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर दिया जाता है, मजिस्ट्रेट को ये पावर दिया जाता है इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कि वो एक ट्रिब्यूनल सेट करे अपनी मतलब एरिया में, अपनी स्टेट में, अपनी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एक ट्रिब्यूनल सेट करे। अभी एग्जांपल लेते हैं टीना डबी मैम की। तो टीना डबी मैम को इंचार्ज मिला है भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। तो वो चाहे उनको ये पावर मिला है कि वो जो है एक फॉरेन ट्रिब्यूनल सेट करे इन हर डिस्ट्रिक्ट विच इज़ भिलवाड़ा। जो फॉरेन ट्रिब्यूनल है इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। और फॉरेन ट्रिब्यूनल्स क्या करेगा, अगर वो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं टीना डबी मैम का, तो टीना डबी मैम ने अगर एक फॉरेन ट्रिब्यूनल सेट किया तो उससे वो क्या कर सकती है कि अगर उन्हें किसी पे डाउट है, कोई वो बॉर्डर पार करके आया है या फिर कोई इलीगली उनकी जो एरिया है उनको घुस के आया है, उनमें घुस के आया है, उनके स्टेट में घुस के आया है, तो दे कैन फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के सामने वो उस व्यक्ति को लेके आ सकता है, कटघरे में खड़ा कर सकता है और उनको मतलब उसके ऊपर चार्जेस जो है, अक्यूजल जो है वो लगाए जा सकते हैं। Earlier the powers to constitute a tribunal was vested in the center। अभी इस अमेंडमेंट के जरिए ये पावर की ट्रिब्यूनल बनाया जा सके, ये पावर मिला है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। लेकिन पहले जो था ये पावर एक्सक्लूसिवली सेंटर को ही था, लेकिन अभी ये पावर जो है वो डिप्लॉयड कर दिया गया है टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। Typically, the tribunals have seen two kinds of case. Those concerning person against whom a reference has been made by the border police and those whose name in the electoral roll has a D or doubtful marked against them। यहाँ पे tribunals दो तरह की cases ही deal करती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की बात तो खैर नहीं जाते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है वहाँ पे हम लोग विभिन्न तरह के केसेस देखते हैं, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो, डिवोर्स केसेस हो, हर तरह की केसेस देखते हैं। लेकिन फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में हम सिर्फ बेसिकली दो तरह के जो फॉरेनर्स के रिलेटेड केसेस ही देख सकते। एक तो ये आप इस बजरंगी भाईजान मूवी के फिल्म के सीन के साथ आप रिलेट कर सकते हो, जब सलमान खान ये बच्ची के साथ बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बॉर्डर वाले जो फौजी थे उन्होंने उनको पकड़ लिया था एंड उन्होंने बोला था हमको जाने दो। तो इस सिचुएशन में ये जो है ये बॉर्डर वाले लोग जो है इंस्टेड ऑफ कि दया दिखाए, क्योंकि फिल्म थी तो दया दिखा दी ना, अगर रियल लाइफ होता तो ये जो लोग हैं ये सलमान खान को पकड़ के फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में ले जाते और बोलते कि भाई ये इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। तो इन जैसे लोगों को ये सुनवाई जो होती है वो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में होती है। तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि बॉर्डर पे जो लोग हैं कि तुम लोग बॉर्डर क्रॉस करने जा रहे हो, ले चलो इनको फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के पास। तो सबसे पहला केस जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में आता है दैट इज़ कि अगर कोई लोग मतलब इलीगल तरीके से बॉर्डर को बॉर्डर को पार करने की कोशिश करते हैं, तो ये बॉर्डर पे तैनात जो सिपाही होते हैं वो इन जैसे लोगों को ले आके मतलब फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में दाखिल कर सकते हैं, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में इनको सबमिट कर सकते हैं, कन्विक्ट कर सकते हैं। दूसरा, जिनका इलेक्टोरल लिस्ट में जो है जिनका नाम आता है डाउटफुल, मतलब दे आर नीदर सिटीजन्स नॉर एलियंस, दे आर मतलब सिटीजनशिप इज डाउटफुल, इलेक्टोरल लिस्ट में उनका नाम एज डाउटफुल आता है, उनको भी फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में पेश किया जा सकता है। तो दो कैटेगरी ऑफ लोगों को फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में पेश किया जा सकता है, एक जिनको बॉर्डर के सैनिक जो है वो पकड़ के लेके आता है फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के पास, दूसरा जिनके इलेक्टोरल रोल्स में नाम आता है डाउटफुल। अब हम देखेंगे हु कैन अप्रोच, इसको भी सिनेरियो के साथ समझते हैं। तो मान लीजिए यही सिनेरियो है, तो इन लोगों को ही लेके मतलब पहले क्या होता था कि सिर्फ बॉर्डर के लोग ही जो है वो मतलब जो अथॉरिटीज़ है वही फॉरेन ट्रिब्यूनल्स तक लोगों को ले जा सकते हैं। अब क्या है, अब अमेंडमेंट के तहत ये लोग भी है, अगर ये लोग को लगता है कि ज़बरदस्ती किसी बेगुनाह को फॉरेन ट्रिब्यूनल पुलिस जो है हरास कर रही है, मतलब जुल्म कर रही है, तो ये भी फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में अप्रोच कर सकती है न्याय मांगने के लिए।
तो यहाँ पे जैसे कि सलमान खान ने बोला है कि नहीं, हम कोई गुनहगार नहीं है, हम बजरंग बली के भक्त हैं, तुम लोग हमारे साथ गलत नहीं कर सकते हो, तो हम लोग खुद ही जाएंगे फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में न्याय मांगने के लिए। तो दे कैन ऑल्सो अप्रोच, अगर उनको लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है इन टर्म्स ऑफ दिस, अगर वो लोग मतलब इलीगली नहीं क्रॉस करना चाह रहे हैं, अगर उनके साथ इलीगल व्यवहार किया जा रहा है, तो भी ये लोग फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में अप्रोच कर सकते हैं। The amended order also empowered individuals to approach the tribunals. Earlier, only the state administration could move the tribunals against a suspect. तो पहले क्या होता था, पावर जो अथॉरिटी थी, जैसे कि मैंने कहा, वो सिर्फ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर, बॉर्डर पुलिस, उनके पास ही थी। जो कॉमन जो सस्पेक्ट है, उनके पास कोई पावर नहीं था अपने को डिफेंड करने के लिए, या फिर ये जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स है उसको अप्रोच करने के लिए। लेकिन अभी अमेंडेड ऑर्डर ने इक्वालिटी बरती है, और जो कन्विक्ट है, जो सस्पेक्ट है, वो भी अप्रोच कर सकते, अपनी तरफ की दलील जो है वो रख सकते हैं। How a person is declared foreigner by the tribunals. अब यहाँ पे बात आती है इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल्स में जो कंपोजिशन है, चाहे वो रिटायर्ड जज हो, चाहे वो IAS ACS ऑफिसर्स हो, तो वो किस बेसिस पे उनको जज करते हैं कि ये फॉरेनर है या सिटीजन है। Foreign tribunals, quasi-judicial authorities in Assam have been deciding on matters pertaining to citizenship in order to identify foreigners. The process begins by the border police or the election commission referring the case of a suspected foreigner to the foreign tribunal. जैसे कि मैंने कहा, दो केसेस पे फॉरेन ट्रिब्यूनल्स तक केस आते हैं, दो कंडीशंस पे। पहला कि बॉर्डर पुलिस अगर ऐसे लोगों को फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के पास लेके जाती, दूसरा इलेक्टोरल रोल में उसका नाम डाउटफुल आता है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स तक उन लोगों को पहुंचा देती है। ठीक है, तो द ट्रिब्यूनल्स कॉल्स ऑन द पर्सन टू अपीयर बिफोर इट एंड प्रूव दैट दे आर नॉट अ फॉरेनर एंड देन पासेस एन ऑर्डर इन फेवर और अगेंस्ट देम। यहाँ पे ये ट्रिब्यूनल के जो लोग हैं, जो कंपोजिट कमिटी है, ये लोग बोलते हैं कि प्रूव करो कि तुम लोग फॉरेनर नहीं हो, प्रूव करो कि तुम लोग सिटीजन हो। उनको मौका दिया जाता है कि प्रूव करो, सेकेंडरी सर्टिफिकेट दिखाओ, प्राइमरी सर्टिफिकेट दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, सिटीजनशिप के जो तुम्हारी प्रूफ वैलिडिटी दिखाती है उसमें से कोई भी प्रूफ दिखाओ, तो प्रूफ करने का मौका दिया जाता है। तो क्या आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जो है, क्या कौन सी वैलिड होती है? Persons appearing before foreign tribunals need to produce identity documentation providing that they were born in India and are descendant from the persons who entered India before March 24, 1971. तो ये उनको प्रूफ करना पड़ता है कि या तो वो लोग जन्म हुए इंडिया, या उनके दादा परदादा या फिर पापा मम्मा कोई भी इंडिया में रह चुके हैं बिफोर 24 मार्च 1971. Such persons are allowed to produce secondary evidences such as university certificates or गांव पंचायत certificate for the purpose. तो यहाँ पे foreign tribunals की यहाँ पे सबसे बड़ी इशू आई है कि यहाँ पे जो ये जो मतलब कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जो कंपोज्ड बॉडी है, कमिटी आई है फॉरेन ट्रिब्यूनल्स की, इन्होंने ये बोला है कि कोई सर्टिफिकेशन दिखाओ, कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ। डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए? या तो यूनिवर्सिटी जहाँ से तुमने ग्रेजुएशन किया है, पढ़ा हुआ है, उस यूनिवर्सिटी का एक सर्टिफिकेट दिखाओ कि तुमने इसी यूनिवर्सिटी का, इंडिया की इसी यूनिवर्सिटी से तुमने पास आउट किया है, या फिर गाँव के जो पंचायत का जो लेटर होता है, इस तरह का लेटर होता है, गाँव पंचायत के द्वारा साइन किया गया, आइडेंटिफाई किया गया एक सर्टिफिकेट लेटर जो है वो लेटर दिखाओ। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जन्म होता है तो यहाँ पे म्यूनिसिपालिटी से हम लोग को बर्थ सर्टिफिकेट होना पड़ता है ना, ठीक उसी तरह से गांव पंचायत से अपना एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, अगर तुम मेट्रोपॉलिटन सिटी से बिलोंग करते हो तो वहाँ से एक म्यूनिसिपालिटी का आइडेंटिटी सर्टिफिकेशन जो है वो लाके दो। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्लॉज ये है कि अगर वो बंदा स्कूल का सर्टिफिकेट लेके आता है, मान लो ये हमारे सलमान खान भाई, उनको बोला कि तुम जाके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, तो वो लेके आए अपने 12th का सर्टिफिकेट, मान लीजिए मुंबई के किसी स्कूल का, वो अपने सर्टिफिकेट लेके आए। तब ये जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स की जो कमिटी है, इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा तो तुम कोई भी फेक सर्टिफिकेट लेके आ सकते हो, जिस बंदे ने इस सर्टिफिकेट पे साइन किया है जब तुमने 12th क्रॉस किया था, उस बंदे को भी लेके आओ ताकि प्रूफ करे कि ये साइन उसी ने किया है। और यही पे ये सारा इशू हुआ है।
तो मान लीजिए मैंने 12th कितने साल पहले कंप्लीट किया, अगर मैं मेरे स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाऊं तो अब मुझे खुद नहीं पता कि वो ज़िंदा है कि अभी, मतलब भगवान ना करे कहीं कुछ हो गया, बट मुझे नहीं पता कहाँ है, क्या है, कौन सी कंडीशन में है। तो ऐसे ही यहाँ पे कंडीशन दिया है कि अगर तुम्हें प्रूफ करना है अपनी आइडेंटिटी तो सिर्फ एक पेपर नहीं चलेगा, जिस बंदे ने उस पेपर पे साइन किया है उसको भी गवाही देनी पड़ेगी कि हाँ मैंने साइन किया है। तो यही आता है कि अगर वो गवाही नहीं दे पाता है तो उस बंदे को, एक्यूज्ड को, उस सस्पेक्ट को फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो यहीं पे बहुत सारी इश्यूज पैदा हुई, इसी को रिलेटेड फॉरेन ट्रिब्यूनल बहुत गर्मा-गर्मी हुई थी। जाओ जिसने सर्टिफिकेट दिया उसको बुला के लाओ। जैसे कि मैंने कहा कि जिसने भी सर्टिफिकेट तो आजकल 2 मिनट में बनते हैं, फेक तो 2 मिनट में 200 रुपये में बनते हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा, जिसने इस सर्टिफिकेट पे साइन किया है उसको भी गवाही देना पड़ेगा। ये फॉरेन ट्रिब्यूनल का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, और ये इसी वजह से फॉरेन ट्रिब्यूनल्स जो है, बहुत सारे निर्दोष लोग भी सस्पेक्ट में फॉरेनर्स करार दिए गए और वो अपनी राइट्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे। जैसे कि मैंने कहा कि व्हाट इज़ द इशू नाउ, दिस इज़ द मेन इशू कि उस बंदे को भी बुलाना पड़ता है जिसने ये साइन किया, चाहे वो ग्राम पंचायत लेवल पे हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, उसको साइन करना, जिसने साइन किया है उसको भी प्रस्तुत होना पड़ता है, और दिस इज़ द प्रेजेंट इशू राइट नाउ। तो ये हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।